बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो खबरें हैं, सईद बलोच साहब से उन पर तबसरा जानते हैं, लेकिन खबरें मैं पहले आपको बता दूं। एक तो एजाज सैयद साहब ने खबर की, जिसके अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो सबसे पहले नजम सेठी साहब ने कहा कि आइन के अंदर फिर गुंजाइश पैदा की जाने लगी है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल उसमें डिसाइड कर दिया जाए। फिर एस्टेब्लिशमेंट के डाकिए मुनीफ फारूक ने भी ये खबर की कि जब चाहेंगे, जितनी मरतबा चाहेंगे, आइन का नक्शा बदल देंगे। अब एजाज सैयद साहब जो खबर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को माइनस करने की तरफ पहला स्टेप उठा लिया गया। चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये मिसरा बिल्कुल आज सादक आ रहा है। जो कुछ इस मुल्क के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने किया, क्योंकि मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इनको लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो हम पर बुरा वक्त नहीं आ सकता। अब देखें इन पर कितना बुरा वक्त आता है। इसके अलावा दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के बारे में पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी बात की थी। सबसे बड़ा सवाल उसमें यह आ रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब पहले यास्मीन राशिद साहब से मिल रहे हैं, वो क्यों मिले वो आप बताएंगे। फिर जाएं अडियाला, और उसमें सवाल अब भी ये है कि अचानक शहबाज शरीफ साहब का चौधरी निसार की तरफ जाना, चौधरी निसार साहब के बारे में खबरें आना कि वो अडियाला जाएंगे, इमरान खान को कन्विंस करेंगे। नवाज शरीफ को किसने कन्विंस किया है कि वो अडियाला जाएं और इमरान खान से मिलें और सुलह करें। फिर इसके बाद केपी हुकूमत के बारे में आगे चल के वीडियो में बात करें कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मीडिया में अभी बयान तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनका सर पैर कोई नहीं। शुरू करते हैं, नवाज शरीफ को कन्विंस किसने किया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब अगर तो आइन और कानून पर कहीं भी थोड़ा सा भी वो यकीन रखते हैं, नहीं, जमहूरियत 47 पर यकीन रखते हैं। जी, ये बात भी आपकी ठीक है। वो अगर जमहूरियत पर कहीं रत्ती बराबर भी यकीन रखते हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें वाकई इमरान खान साहब के पास जाना चाहिए, माफ़ी मांगने, सुलह नहीं। जी, इसी यही बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करें इमरान खान को। और अभी आप देखें कि 2 रोज़ पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को एक बल्कि मीडिया के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया था कि अगर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून दोबारा वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर वापस आ जाए तो मैं नवाज शरीफ साहब के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून में वापस आने के लिए अपनी एक तरह से शर्त बता दी है कि मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि आप जो यानी मैंडेट वापस करें जिनका। देखिए, वो तो करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के पास अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वहाँ जाके क्या करेंगे, ये ट्रैप भी इमरान खान साहब, मैं उस तरफ भी आता हूँ, वो भी आता हूँ आगे, कि वहाँ जाकर क्या कहेंगे, इमरान खान साहब आपका मैंडेट तो मेरे पास है। मैंने वो जो विक्ट्री स्पीच वाली पर्ची थी वो भी मैंने रात को पढ़ के मैं सो गया था, लेकिन सुबह फिर मुझे फरिश्तों ने आके उठाया और कहा कि नवाज शरीफ साहब उठे, आपके लिए हमने तख्त तैयार कर लिया है। वो बाद में पता चला कि वो तख्त नहीं था, उनका सियासी तख्ता था। तो ये नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जाएंगे तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ जाके लाड प्यार की बातें करें और ये बताएं कि इमरान खान साहब, जब मैं वज़ीर आला पंजाब था तो मैंने वज़ीर आज़म था तो मैंने आपको शौकत खानम वाला प्लाट दिया था, ये वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी जब तक आप वहाँ जाकर अपने गलती का, अपने जराइम का, कौमी जराइम का एतराफ़ नहीं करेंगे, इमरान खान साहब से माफ़ी नहीं मांगेंगे। और सबसे बढ़कर के इमरान खान साहब, मैं आपका मैंडेट वापस करते हुए आपसे गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ, तो शायद जमहूरियत भी मजबूत होगी, इमरान खान साहब का एतमाद भी बहाल होगा। जो 2008 के इंतखाबात के वक्त जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के साथ सलूक किया कि पहले बायकाट किया, उसकी वजह से इमरान खान और दीगर जमातों ने बायकाट कर दिया, और बाद में नवाज शरीफ साहब ने अचानक 1-2 रोज़ पहले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, और इस तरह इमरान खान जरदारी साहब ने मना लिया था ना, बेनज़ीर। जी, जरदारी साहब ने मनाया या पिंडी वालों से कोई पैगाम पत्र आया उनको, तो वो बहरहाल जो भी है उन्होंने वो इंतखाबात में हिस्सा लिया, और वहाँ से इमरान खान और नवाज शरीफ में बदएतमादी की एक फ़िज़ा कायम हुई जो बढ़ते बढ़ते अब बहुत बड़ी खलीज बन चुकी है। 4 सीटों वाला मामला कैसे बोल, सबसे बड़ा मसला। जी, तो ये देखें कि अब नवाज शरीफ साहब, अगर तो ये खबर दुरुस्त है जैसे कि कामरान शाहिद साहब ने दी है, ज़ाहिर बात है जैसे आपने कहा ना कि ये धोखा भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। बिल्कुल, जो ही मुज़ाकरात, जो ही एहतजाज की कॉल आती है,
सारे तरह से पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो उससे जाती हैं। हट के, उससे हट और के फिर पीटीआई वापस बैक टू स्क्वायर वन ही खड़ी होती वहीं खड़ी होती है, उससे हट के। मुझे ये लगता है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज़ और बड़े घर में सब कुछ अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मिसाल के तौर पे अचानक मरीम सफदर अवान के ख़िलाफ़ जंग ग्रुप में इतनी बड़ी खबर छप जाना, जिसमें हज़ार अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात हो, कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये खबर झूठी होती या इस खबर के पीछे कोई तगड़ी पार्टी ना होती इसको सपोर्ट करने वाली, तो शायद अब तक मरीम सफदर अवान जंग ग्रुप का कागज़ भी बंद करवा चुकी होती कि मेरे खिलाफ ये खबर लगी कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, इन हालात में तुम मेरे खिलाफ ये वाली खबर लगाओ। इसके बाद एक और खबर भी थी। और एक और खबर भी। तो ये देखें कि एक तरफ ये खबरें लग रही हैं, दूसरी जानिब अब इनको बज़ाहिर यूँ लगता है कि काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये खबर हो सकता है। ये मेरी एक तज्जिया कह लें, इसको मेरी अंडरस्टैंडिंग कह लें, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है क्योंकि 2-3 चीज़ें पैरेलल में जब साथ साथ हो रही होती है ना, तो फिर हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं कि हैं अच्छा ये पहले इवेंट हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फिर ये इवेंट हो रहा है, लिंक्ड है। तो ये लिंक्ड है, ये पैटर्न बन रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे एक साइड से बयानी आता है, इधर से काउंटर नैरेटिव आता है, फिर इधर से काउंटर नैरेटिव आता है, और फिर इधर से एक और बयान दाग दिया जाता है। तो इसलिए ये हो सकता है कि इस तरह की कोई ये तजवीज़ फेंकी गई हो कि चलें जी उधर से अगर उन्होंने हमारे खिलाफ ये लगाई है खबर, और अचानक से इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से कोई नरम गोशे पैदा होना शुरू हो जाए, मुज़ाकरात वाली बात जैसे आपने की, उसके ऊपर हमारे भी शकूक व शुबात है। लेकिन चूँकि सऊदी अरब की अब इसमें बाकायदा एक एंट्री हो चुकी है, तो लेट्स सी कि आगे मुस्तकबिल करीब में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, ये अगले चंद रोज़ के अंदर अंदर आपको ये सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। दूसरी बात कि बड़े घर वाले नाराज़ हैं, और उनकी जानिब से जब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक ख़बर चलवाई गई, तो दूसरी बार अब बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के ज़रिए ये उनका हवाला देकर ये खबर चलवाई जा रही है कि चले जी ठीक है, अगर आपने हमारा हाथ छोड़ दिया है तो फिर हम इमरान खान के पास अडियाला में भी जा सकते हैं, और अगर हम उसके पास चले गए तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो शायद ये दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशिश हो। की सियासत जो है पूरी की पूरी या 9 मई के बयानिए पर चल रही थी, या एंटी इमरान खान चल रही थी कि 9 मई किया है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये अगर वो उस बयानिए से पीछे हटते हैं तो उनकी तो सियासत खत्म है। तो जो उनके पास कुछ है क्या? वोट को इज्जत दो के बयानिए के पीछे हटे हैं तो फिर क्या हुआ? फार्म 47। देखिए सियासतदानों का ना, मैं इस वजह से एक मार्जिन देता हूँ सियासतदानों को कि सियासतदान इमरान खान हो, आसिफ जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मौलाना साहब हो, या दीगर सियासतदान हो, ये आपस में जितने मर्जी लड़ें मरें, जो मर्जी एक दूसरे के खिलाफ बयानियाँ बनाएं, हर इलेक्शन में सियासी जमात अपना एक नया और अलग मुख्तलिफ किस्म का मंशूर लेकर जाती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए चीज़ें तब्दील होती रहती है, लेकिन सियासतदानों में जो मर्जी कट फट होती है, मेरे ख्याल में हमें उसको फिर भी वेलकम करना चाहिए। लेकिन अगर वो उस सारी लड़ाई झगड़े के बाद अगर वो राइट साइड पे खड़े, राइट साइड पे और इकट्ठे होकर बैठे और कहें कि चले ये तो हमारी हो गई सियासत, लेकिन ये जो कौमी मामलात है ना, इनके ऊपर हम इकट्ठे हैं। पॉलिसियों का तसलसल करना, एक की हुकूमत खत्म हुई तो दूसरी का आना, लेकिन टांगे ना खींचना, अवामी मैंडेट का, हाँ जी, अवामी मैंडेट का एहतराम करना, जिसको जो हक मिला, ये बड़ी आइडियलिज्म का। देखिए बेशक हो, हमने आज अगर हमारे सियासतदानों को ये बात समझ आ जाती है तो हम बड़ी जल्दी इस फेज में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस बात को समझने में, इस पर अमल दरामद करने में इनको ताखीर होती है, तो आना इन्होंने इसी साइड पे है। आपने 2006 में किया मिसाक जमहूरियत, आप उस मिसाक जमहूरियत में लिख रहे हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगी। आज 20 साल बाद भी आप उसी मिसाक जमहूरियत वाले इशू में फंसे हुए हैं। तो बताएं आपने 20 साल में क्या सियासत सीखी है, आपने 20 साल में क्या सियासी बलोगत आपके अंदर आई है अवामी मसाइल के हवाले से, सियासी और जमहूरी हक को तस्लीम करने के हवाले से। इसका मतलब ये है कि आपने फिर ये 20 साल ज़ाया कर दिए। अगर आप आज भी इसी बात पर खड़े हैं कि हमें एक दूसरे का मैंडेट जो है वो तस्लीम करना होगा, फार्म 47 की बजाय हमें फार्म 45 के जरिए आना होगा, तो मुझे बताएं फिर आपने तो ये 20 साल बर्बाद कर दिए। इस 20 साल में अगर पॉलिसियों का तसलसल होता तो शायद आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत अच्छा हो चुका था। अभी भी बहुत सारे माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ 3 हुकूमतें मुसलसल अगर एक ही पॉलिसी लेकर चलें, बेशक सियासी जमातें तब्दील होती रहें, हुकूमत किसी और सियासी जमात की आ जाए, पॉलिसी अगर मुआशी तौर पर कंटिन्यू होती रहे, जैसे भारत में हुआ। चले चीन का तो हम कहते हैं कि वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है इस वजह से, लेकिन भारत में हुआ कि 1992-93 में जो मनमोहन सिंह ने वो पॉलिसी बनाई थी, वो बीजेपी भी आकर उसी को चलाती रही, कांग्रेस भी चलाती रही,
और आज हालत देखेंगे, भारत 5,000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनने के करीब पहुंच चुका है। तो अगर तो पॉलिसियों का तसलसल हो तो सिर्फ 3 हुकूमतें 15 साल आपके मुल्क की पूरी मुआशी सूरत हाल जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, आप जाएं। जैसे आपने कहा कि अगर इमरान खान साहब के पास आपने जाना है तो उससे पहले फिर आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास जाना होगा। वहां जाएं और उनको कहें कि डॉक्टर साहिबा मुबारक हो, आप कामयाब हुई हैं। मुझे 1 साल लगा है लेकिन मैं अपनी गलती को महसूस कर चुका हूं। मैं सरेंडर करता हूं, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूं, मैं अपने हल्के की आवाम से भी माफ़ी मांगता हूं कि मैं एक गलत मैंने फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में या उनके लालच में, इक़्तिदार के लालच में आकर। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं और मैं आपकी सीट आपको क्या हो कि सुबह इसकी तरदीद आ जाए कि रात को कामरान शाह साहब ने गलत दावा किया है, या फिर ये फिर एहतजाज को रोकने के लिए एक और चाल चली हो कि इनको ट्रैप करते हैं। अगर तो सुबह तक तरदीद आ जाती है, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट दोनों उसी पुरानी तनख्वाह पर एक दूसरे के साथ काम करने को टेस्टर मारा गया था। फिर ये खबर कंफर्म हो जाएगी कि वहां से पहले खबर चलाई गई, इधर से काउंटर दिया गया कि अगर आप इमरान खान जो है वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपको याद होगा मई 2022 में जब नई हुकूमत बनी थी तो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने एक वो मुलाकात की थी एंकर्स के साथ, जिसमें वो आपको फाद हुसैन साहब की भी हाथ जोड़े हुए को एक बड़ी उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि हमें आप सब की जरूरत है, आगे महंगाई आने वाली है तो आपने जरा हाथ महंगाई को रोकना है, बयानिया आपने जरा हल्के बनाना है। तो कामरान शायद वहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि आप तो हमें इस तरह डरा रहे हैं जैसे पता नहीं आगे कौन सा तूफान आने वाला है। तो देख लिया तूफान। तो अभी भी देखें ये सारे गुंगे बहरे बने हुए हैं बेशरम और खबरें नहीं पेट्रोल पर देख ले किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। तो अब इमरान खान साहब की हुकूमत में ₹1.71 का इजाफा होता था तो उस पर भी इनकी ट्वीटें खड़क जाती थी। और मेरे ख्याल में काफी अरसे से तो अस्मा शिराजी साहबा एतवार बाजार भी नहीं गई, अगर जाती तो यकीनन उनको बहुत सारे व्लॉग्स का मटेरियल मिल जाता, लेकिन वो जाती नहीं है। तो इसलिए ये कंफर्म हो जाएगा किस तरह की सूरत हाल बनती है। और मुझे अभी लगता यही है कि कहानी पीछे कुछ यही है कि नाराजगियां हैं, कुछ मुतालबात हैं जो माने नहीं जा रहे थे एक दूसरे से, और का रिजल्ट बलोच साहब ये निकलता है कि कुर्बानियां हो जाती हैं, हुकूमतों की कुर्बानियां हो जाती हैं। सबसे पहले अब नाम जो आया शहबाज शरीफ से भी पहले कि सदर जरदारी को माइनस करने जा रहे हैं, ये मुमकिन कैसे और कैसे करेंगे? देखिए जैसे आपने कहा ना कि नजम सेठी साहब ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। जी 27वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसा तो होने वाला है, आइन का हुलिया बिगाड़ा जाएगा। मुनीफ फारूक बता चुका। इवन के अभी 2 दिन पहले बेनज़ीर शाह ने जियो न्यूज़ पर बैठ कर ये कहा था कि आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो आप लोग कब एहतजाज करेंगे? क्या जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब आइन को कुचल कर और मसल कर रख दिया जाएगा तो क्या तब आप एहतजाज करेंगे? आइन है जो भी एक किताब की सूरत में, रद्दी के कागज की सूरत में है तो सही ना। अब अगर आप उसको तब्दील करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मेरे ख्याल में तो 14 मई 2023 को आइन को लपेट कर अगलों ने साइड पे रख दिया। देखिए वो बात आपकी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब पहली दफा इतनी बड़ी वायलेशन आइन की हुई थी तो देखिए बिल्कुल इस तरह आपकी बात ये ठीक है, इसमें कोई उसके बाद आईनी हुकूमतों का देखे कितनी मरतबा हम ये जिक्र करते हैं इसी तरह। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखें कि आसिफ जरदारी साहब वाला मामला है और आसिफ जरदारी साहब उस सूरत में हट सकते हैं जैसे हम पहले भी 1-2 वीडियोस में ये बात कर चुके हैं, जिस तरफ इशारे दिए जा रहे हैं। और आर्मी चीफ साहब अगर बावर्दी होते हुए सदर पाकिस्तान बनते हैं तो मेरे ख्याल में इसके पीछे एक और रास्ता, एक और वजह इसकी हो सकती है। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से हमें ये खबरें हम तक पहुंची हुई हैं कि आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ये आसिफ जरदारी साहब, चाहे वोट हो या ना हो, वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहता हूँ। अब अगर ये खबर जैसे ये आई है और कि आसिफ जरदारी साहब को माइनस करने की तैयारियाँ हैं और अमल शुरू हो चुका, देखिए अमल शुरू होने का मतलब यह है कि आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। तो इसका मतलब ये है कि आईनी तरमीम तैयार की जा रही है। ये भी मुमकिन है कि हतमी ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया हो और कुछ लोगों को मसरूफ़ रखने के लिए उनको कहा गया अच्छा जी चलो ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप ज़रा हमें ये ड्राफ्ट बना के दें। ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी शातिर है, उनके पास वकीलों की कमी है, उनके पास तो जज हैं यार, वकील करना तो दूर की बात है। तो इसलिए जिनके पास जज हों
वो फिर वकीलों के साथ मशवरा भी नहीं करते, वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर काजी फायज इसी जैसा बंदा 1.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के हक़ में दलाइल देता रहता है। तो ये जिनके पास जज हैं वो इस तरह की चीज़ें तैयार भी कर सकते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब अगर माइनस होते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी आर्मी चीफ साहब को मैं ये ओहदा देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर उसके बदले में आसिफ जरदारी साहब को बिलावल की वज़ीर आज़म की शेरवानी मिल जाती है, वज़ीर आज़म तो वालिद कौन सा कोई 30 मार खां किस्म का सदर बना हुआ है। तो सवाल ये है कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये तो एक वो पहले से एक मुहावरा भी हमारे मुआशरे में चला आ रहा है। तो बिलावल साहब के लिए अगर तो ये खबर दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी साहब के ओहदे की कुर्बानी का नाम मैंने लिया, नाम लिए जी, अगर ये खबर दुरुस्त है तो आसिफ जरदारी साहब अगर कुर्बानी दे रहे हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिलावल की वज़ीर आज़म की शेरवानी सिलवाई जा चुकी है और वो किसी भी वक्त पहन सकते हैं। सही। तो ये हालात वाक़यात हैं जिस शेरवानी के पीछे पड़े हुए हैं। अब गवर्नर केपी कहता है कि मेरे पास 52-54 मेंबर रेडी हैं, लोटे रेडी, किस वक्त भी हुकूमत गिराई जा सकती है। सारी उंगलियां उठ रही थी, गंडापुर साहब ने ये गलत किया, ये गलत किया, कंप्रोमाइज है, धोखा दिया, इमरान खान को पेट में खंजर घोंपा, बल्कि बहुत सी चीज़ें हम करते भी रहे। अब अचानक से वो सारी उंगलियां नीचे आ गई हैं और गंडापुर साहब पे जो बुरा वक्त आया हुआ था उनका अच्छा वक्त आना शुरू हो गया कि उनकी हुकूमत गिरा रहे हैं। पीटीआई की सारी लीडरशिप उनके साथ, पीटीआई का सोशल मीडिया उनको सपोर्ट करना शुरू हो गया। तो ये भी कुछ चाल लग रही। करामत मुगल साहब वाकई रिस्क ले सकते हैं मेरा केपी हुकूमत को गिराने का। मेरा ये मानना है एज आ रिपोर्टर, मैं अपने मुतद्दिद व्लॉग्स में भी ये बात कर चुका हूँ, आपके साथ भी बात कर चुका हूँ। आपके साथ जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठकर गुफ्तगू बातचीत करते हैं वो नहीं बतानी, वो भी मैं आपको उसमें भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मेरी हतमी राय ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में आइन कानून का मजाक बनाने, उसके साथ खिलवाड़ करने का हर वो काम करेगी जिससे आपकी रियासत का मजाक बने, आपका तमाशा बने और आपका मुल्क एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर दुनिया में मशहूर हो। ये इक़दामात जमहूरियत नाकाम नजर आए, आइन रद्दी की एक टुकड़ा, एक कागज़ का एक टुकड़ा नजर आए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों। यानी इस मुल्क में अगर मुहज़्ज़ब मुआशरों, जमहूरी मुआशरों जैसी कोई एक चीज़ भी बाकी हो तो मेरे ख्याल में आपकी इस्टेब्लिशमेंट वो इक़दामात, यानी कि उन्होंने हर उस चीज़ की नफ़ी करनी है जिसके बारे में आप किसी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे के अंदर जिसकी कोई तस्वीर या कोई झलक या कोई खाका या कोई उसके हवाले से कोई एक तासुर बनता हुआ आप देख सकते हैं। तो आप देखें बुनियादी हकूक़ को बहुत वो वहाँ पर वजन दिया जाता है। पे भी खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर भी हम देख चुके हैं। फिर कितनी कब्रें बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट और अदलिया, जिसके बारे में ये कहा जाता है हर मुल्क में कि अदलिया मजबूत होनी चाहिए। अमेरिका की, बरतानिया, यूरोप की काउंटी कोर्ट भी अगर कोई फ़ैसला दे तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके आगे सर तस्लीम खम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रोन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों के वक़ूफ़ पज़ीर होने के दौरान इस तरह की मेरे ख्याल में तब्दीलियाँ होना, मामलात सामने आना, ये कोई अनहोनी बात मुझे नहीं लगती। तो इसलिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट से हर उस चीज़ की तवक्को करें जिसके बारे में आप ये समझे कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आप उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें तो आपको अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अगले प्लान की खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उन्होंने वो सब कुछ करना है। वो पीटीआई से सीटें भी छीन ली उन्होंने और उसके अलावा अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिन्होंने 30 सीटों का यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बंदोबस्त कर लिया वो बाकी भी इसका भी कर लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में अगर वो यकीन दहानी करवा दें, सारे ईमान के पक्के नहीं होते, सारे इमरान खान के वफादार नहीं हैं, बहुत सारे होंगे जो इमरान खान की बजाय निज़ाम के साथ चलने को तरजीह देंगे। इस तरह के लोग हम पहले भी देख चुके हैं। कौमी असम्बली में 20 लोग टूटे, पंजाब असम्बली में 25 लोग टूटे और अब एक बार फिर इस तरह के लोग अगर पैदा होते हैं, सामने आते हैं और बाद में ज़िमनी इलेक्शन में उनको दोबारा कामयाब करवा दिया जाए। कुछ लोग 9 मई के जेली मुकदमात के फैसलों के ज़रिए आप उनको उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन वो है जो उमर अयूब के बारे में पेशावर हाई कोर्ट को कह रहा है कि जी कि जल्दी जल्दी फैसला करें, हमने इसको डी-सीट भी करना है। तो फिर पीछे आपके पास कोई और चीज़ रह नहीं जाती। तो इसलिए हुकूमत जाएगी, मुझे यही लगता है कि हुकूमत छीन ली जाएगी और एक बार फिर पीटीआई को सड़कों पर लाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे अभी भी मेरी छठी हिस्सी है ट्रक की बत्ती है। और दूसरा ये है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरब को, अमेरिका को या इसमें जो और फरीक लोग बन रहे हैं, गरंटर बन रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इन सब के साथ धोखा करेगी, ब्लफ करेगी और अल्टीमेटली इस मुल्क के साथ फिर वही होगा कि आपकी अमेरिका में अगर ट्रंप ये कह दे कि यार इसने मेरे साथ धोखा किया,
इनकी इमदाद बंद करो, या इनके साथ तिजारत में कमी कर दो, या इनके ऊपर जो उन्होंने सैंक्शंस लग सकती हैं। दूसरा वो जो पिछले दिनों टैरिफ इनके ऊपर लगा दो, तो फिर आपकी मईशत कहाँ पर जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर वो जेंट्री बीच के पीछे चली जाएगी, उससे सब तलाश ही कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो कहाँ इसलिए गया उसे ढूंढो। बुरे बद से बदतरीन के लिए तैयार रहें, और अच्छे के लिए तो उम्मीद ज़ाहिर बात है, फिर वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि उम्मीद रखो, ना उम्मीद ना हो तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। अंधेरे में ही उजाला होता है। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।